Welcome to y.mgmtmbm. So in our previous class we have completed activity ratio. तो हम अपनी लास्ट क्लास में एक्टिविटी रेशियोज़ पढ़े थे एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रेशियो हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे किसी भी कंपनी की शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, मतलब किसी कंपनी की कितनी वैल्यू है मार्केट में, वो हम लोग पता करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके। कहने का मतलब ये है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी में जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसके बचे हुए हैं, उन आउटस्टैंडिंग शेयर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस वक्त हमारे शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहे होते हैं उससे। उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू एक यहाँ पे सेबी ने लिमिट फिक्स की है, अगर उस लिमिट से अगर ज़्यादा होती है तो लार्ज कैप कहा जाता है। अगर उस लिमिट से कम होती है, मतलब मिड कैप के लिए, तो मिड कैप कहते हैं। और बहुत कम होती है मतलब अपने लिमिट से, जैसे कि स्मॉल कैप के लिए 5,000 करोड़ के नीचे अगर है तो वो स्मॉल कैप में आती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी भी कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या उसकी पोजीशन है हमारे मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में क्या उस कंपनी की वैल्यू है। और ये हमें पता चलता है जब हम लोग उसकी आउटस्टैंडिंग शेयर को जब हम लोग इंटू करते हैं, किससे, मार्केट प्राइस से जब हम लोग इंटू करते हैं तो हमें मार्केट कैप पता चलता है। सो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉमनली कॉल्ड मार्केट कैप इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन को कॉमनली हम लोग मार्केट कैप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उसको हम लोग पब्लिकली ट्रेड करते हैं। और किस प्राइस पे ट्रेड करते हैं? जो प्राइस उस वक्त हमारी मार्केट में चल रही होती है। Market capitalization shows how much a company is worth as determined by the total market value of all outstanding share। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये बताता है कि कंपनी की हमारी शेयर मार्केट में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये कैसे बताता है कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, उनको मार्केट वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलती है कि हमारी कंपनी की क्या वर्थ है। Investors determine to know the size of a company and compare companies within same industry। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? मार्केट कैप को पता लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में तो वो ये पता लगाता है कि उस कंपनी की मार्केट में साइज़ क्या है, मतलब वो लार्ज कैप है कि मिड कैप है कि स्मॉल कैप है। इसीलिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। मार्केट कैप का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मतलब उस शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उससे। कंपनीज टोटल वैल्यू डिपेंड्स ऑन मार्केट कैप। कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट कैप पे डिपेंड करती है कि कैप की क्या वैल्यू आ रही है, कैप लार्ज फॉर्म है या स्मॉल है या मिड है। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि XYZ एक कंपनी है जो कि सेल करती है 1,30,000 शेयर फॉर ₹24.50 पर शेयर। व्हाट इज़ दिस कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो हमारे मार्केट में जो प्राइस चल रही है 24.50, इसको हम लोग इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,30,000 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3,185,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? मार्केट कैप हो जाएगा। नाउ अब हम लोग ये जानेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी, मतलब मार्केट कैप की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताया, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेबी इस्टेब्लिश्ड सर्टेन रेगुलेशन इन 2017 टू कैटेगराइज कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सेबी ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए थे 2017 में कि कंपनीज़ को कैटेगराइज करेगी उसके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। ऐसा एक रेगुलेशन बनाया गया था कि कंपनीज़ को कैटेगराइज किया गया था, किया जाएगा उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। कंपनीज विच आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर रैंक किया जाता है। स्टॉक मार्केट क्लासीफाई स्टॉक इनटू मेजर 3 कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है एंड स्मॉल कैप है। अब वन बाय वन
हम लोग ये देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज़, मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़ होती क्या। देखिए, तो पहले लार्ज कैप कंपनीज़ होती क्या है। लार्ज कैप कंपनीज़ में द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज़ हाई अराउंड 20,000 करोड़ और मोर। यहाँ पे जो मार्केट कैप होता है, मतलब कि शेयर की जो वैल्यू होती है मार्केट में, वो 20,000 करोड़ होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है लार्ज कैप कंपनीज़ का, ये ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, और इसको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स कवर कराए हैं कि लार्ज कैप में 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ज़्यादा उसकी मार्केट कैप की वैल्यू होती है। ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है इसका एक्सीलेंट होता है और इसको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एचडीएफसी या अडानी एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब मिड कैप कंपनीज़ में क्या होता है, इनकी जो रैंकिंग होती है, मतलब कि देखिए 1 से लेके 100 तक की रैंकिंग लार्ज कैप कंपनीज़ को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शेयर मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट में कंपनीज़ को लिस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू उनकी कैप के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज़्यादा जिसकी कैप है, जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, वो सबसे टॉप पे रहता है। तो 1 टू 100 कंपनीज़ जो होती हैं, वो लार्ज कैप कंपनीज़ होती है। अब यहाँ पे 101 से 250 तक जितनी भी कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो मिड कैप कंपनीज़ होती है। मिड कैप में अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो मार्केट कैप की जो वैल्यू होती है, वो होती है 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। अब लार्ज कैप में जैसे मैंने बताया कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। ठीक, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट कैप यहाँ पे कम है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँ तो यहाँ पे भेल, आईआरटीसी, आईआरसीटीसी एंड इंडियन बैंक, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं, इन्हें आप अपने एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को अपने एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं। अब हमारा स्मॉल कैप कंपनी आता है। जैसा कि मैंने मिड कैप में आपको बताया कि मिड कैप में हमारा क्या होता है कि जो रैंकिंग होती है हमारी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज़ की, वो 101 से 250 तक होती है। वैसे ही स्मॉल कैप कंपनीज़ की जो रैंकिंग होती है, वो 251 के बाद जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, वो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है स्मॉल कैप कंपनीज़ में, वो 5,000 करोड़ के नीचे होता है। मतलब कि शेयर की जो वैल्यू होती है हमारी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो 5,000 करोड़ से कम होती है। यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है पर ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, दैट मोर रिस्क यू गेट मोर रिटर्न। तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है ना, हाई ग्रोथ भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ ये 3 तरह की हमारी कंपनीज़ की कैटेगराइजेशन दी हुई है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आगे हम लोग पढ़ेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोज़। ओके, कैपिटलाइजेशन रेशियो क्या होता है? देखिए, कैपिटलाइजेशन रेशियो हमें ये बताता है कि किस हद तक एक कंपनी ने डेट का यूज़ किया है अपने बिज़नेस को फ़ंड करने के लिए, मतलब अपने बिज़नेस में फ़ंड्स की इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने डेट से कितना कैसे पैसा उठाया है, किस हद तक उन्होंने पैसा उठाया है, और एक्सपेंशन प्लान्स को लाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए डेट से उन्होंने कितना अपने कंपनी को फाइनेंस किया है। तो कैपिटलाइजेशन रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन रेशियो डिस्क्राइब्स टू इन्वेस्टर द एक्सटेंट टू विच अ कंपनी इज़ यूजिंग डेट टू फंड इट्स बिजनेस एंड एक्सपेंशन प्लान। कैपिटलाइजेशन रेशियो हमें ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी कंपनी ने किस हद तक डेट का यूज़ किया है अपने बिज़नेस को फंड करने के लिए, एज़ वेल एज जो भी उनकी एक्सपेंशन प्लान है उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, अपने एक्सपेंशन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक उन्होंने डेट का यूज़ किया है। डेट इज़ रिस्कियर देन इक्विटी। डेट जो होता है, मतलब कहीं से भी आप डेट उठाते हैं तो वो इक्विटी से रिस्कियर होता है। क्यों इक्विटी से रिस्कियर होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनी के ओनर होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कंपनी कभी भी वाइंड अप हो रही है या फिर कंपनी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से कंपनी शट डाउन हुई, कोई भी ऐसी परेशानी आई या फिर कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी उनके क्रेडिटर्स हैं सबसे पहले उनके पैसों वो वापस करें। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रहती है ये।
इक्विटी शेयर होल्डर की जो रिपेमेंट होती है, जो उनको डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड सबसे लास्ट का काम होता है। सबसे पहले जितने भी क्रेडिटर के इंटरेस्ट होते हैं, इनफैक्ट उनके जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले किसी भी कंपनी को देना होता है। इसी वजह से डेट ज़्यादा रिस्कियर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। हायर द रेशियो द रिस्कियर द कंपनी। हायर द रेशियो द रिस्कियर द कंपनी, इसका मतलब ये कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो जितना हायर होता है, कंपनी हमारी क्या होती है उतनी ही रिस्क में होती है। कंपनी विथ हायर कैपिटलाइजेशन रेशियो रन हायर रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। कंपनी जिसकी कैपिटलाइजेशन रेशियो ज़्यादा होती है, वो क्या होती है, उनकी जो रिस्क होती है, मतलब कि उनके इंसॉल्वेंट होने के चांसेस जो होता है, बैंकरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे? जैसे कोई भी कंपनी अपने बिज़नेस में फ़ंड को इन्वेस्ट कर रही है, बट वो फ़ंड को इन्वेस्ट कर रही है अपने डेट के थ्रू, मतलब डेट ले लेकर अपने फ़ंड को इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि जो उनका डेट हुआ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उनकी लायबिलिटी जो होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो उनके ऑब्लिगेशन टू रीपे भी उनका हाई हो जाएगा। जो जो उनका ऑब्लिगेशन होगा उनके सारे क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, वो भी हाई हो जाएगा। इसी वजह से अगर ये रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो किसी का भी अगर हाई आता है, इसका मतलब ये कि उस कंपनी की हो सकता है कि चांसेस हो कि इन फ्यूचर वो इंसॉल्वेंट हो जाए और बैंकरप्ट हो जाए। कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ को इसलिए यूज़ करती है ताकि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे डेट है एंड इक्विटी है, तो डेट एंड इक्विटी से ही क्या करते हैं, कोई भी कंपनी फंड रेज़ करती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये 2 चीज़ आते हैं, डेट एंड इक्विटी। तो इनसे जो भी आप फंड जनरेट करें, जो भी फंड आप इनसे ले रहे हैं ना, इस चीज़ को आप मैनेज कर सकें। यही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, कि हम डेट से कितना ले रहे हैं, इक्विटी से कितना ले रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। तो कंपनी इसी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो का यूज़ करती है। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ फ़ॉर्मूले दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला फ़ॉर्मूला मैंने लिखा है वो टोटल डेट कैपिटलाइजेशन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे टोटल डेट हमें लेना है। टोटल डेट का मतलब क्या हुआ, जो लॉन्ग टर्म डेट हम लोग ले रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म डेट ले रहे हैं, उन दोनों को इंक्लूड करके हम लोग टोटल डेट बनाते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग को डिवाइड करना है टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब जिन्होंने इक्विटी परचेज़ की है और अपना फंड हमारी कंपनी में लगाया है, इसको हम लोग ऐड करेंगे टोटल डेट के साथ और उसको डिवाइड करेंगे, हम लोग टोटल डेट को डिवाइड करेंगे टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे एक और रेशियो मैं आपको बता दूँ, एक और, कि कैपिटलाइजेशन रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। कैपिटलाइजेशन रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। एंड थर्ड यहाँ पे मैंने ये दिया है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब ये कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसे जितने भी इन्वेस्ट किए, जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, उनके ऊपर हमारे पास डेट कितने हैं, मतलब कितना हमारे पास डेट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर हमने कितना डेट लेकर के रखा है। उसी तरह हम लोग टोटल, अगर इक्विटी शेयर होल्डर जो अमाउंट हमारे पे कर रहे हैं, वो लोग हमारे बिज़नेस को फंड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने अपनी कंपनी में टोटल डेट लेकर कितना रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आपका इसका छोटा सा रेशियो बता दूँ, मान लीजिए कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसका रेशियो 1:2 का है। इसका मतलब ये कि हमारे पास इक्विटी कितनी है, 2 है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से हमें 2 रुपये मिले हैं, ठीक है। उसके कंपैरेटिवली हमारे पास डेट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो हमारा डेट है वो कम है, तो ये कंडीशन 1:2 की कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल हो गया, ठीक है। वैसे ही सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, अगर टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, अगर इसका अगर रेशियो हम लोग 2:1 लेते हैं, इसका मतलब ये कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से जो हमें फंड मिला है वो 1 है एंड टोटल डेट जो है हमारा वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी की कंपैरेटिवली हमें, हमारे पास क्या है, डेट ज़्यादा है। मतलब कि ये जो सिचुएशन है ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, ये वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है इन फ्यूचर। यहाँ पे बैंक्रप्सी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और साथ ही कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक। देखिए, टोटल डेट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डेट एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म डेट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी रेफर टू द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इन्वेस्टर। शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या होता है कि बुक वैल्यू, जो हमारे
हमारे जो बुक में लिखा है, बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स इक्विटी दिखाते हैं। तो हमारे बैलेंस शीट में जो लिखा है, हमारे बुक में जो वैल्यू लिखा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, शेयर होल्डर्स इक्विटी हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स इसके इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है। टोटल डेट आप समझ सकते हैं कि आपके पास जितने भी लॉन्ग टर्म डेट है एज़ वेल एज़ शॉर्ट टर्म डेट है, आप उनको ऐड करेंगे। उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है। शेयर एंड होल्डर इक्विटी जो लायबिलिटीज़ में जो दी होती हैं वो बहुत सेपरेट दी हुई होती हैं, तो वहाँ पर इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कैपिटलाइजेशन रेशियो का मैंने एक और आपको फार्मूला बताया, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे फार्मूला भले थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन जो हमारी वैल्यू रहेंगी वो वही रहेंगी, क्योंकि हमें इसमें टोटल डेट इंक्लूड करना है एज वेल एज शेयर होल्डर इक्विटी का वैल्यू हमें इंक्लूड करना है। डेट इक्विटी रेशियो में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको टोटल डेट इंक्लूड करना है एज वेल एज शेयर होल्डर इक्विटी इंक्लूड करना है। तो हमारे फार्मूले में स्लाइड चेंजेस आ रहे हैं, बट जो हमारी वैल्यू यहाँ पे एडअप होगी, जिससे डिवाइड हम लोग करेंगे, वो हमारी सेम रहेगी। ठीक, जिसे आप अपने बैलेंस शीट से ईजिली पकड़ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो मैं अगर आपको एक पूरा इसका रिकैप अगर करा दूँ, तो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी की मार्केट में वैल्यू क्या है वो हमें मार्केट कैप कैलकुलेट करके पता चलता है। मार्केट कैप बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उसको हम लोग इंटू करते हैं किससे, जो हमारे शेयर मार्केट में जो प्राइजेस चल रही होती है उससे। जो वैल्यू हमारी निकल कर आती है या तो वो लार्ज कैप होगी, या तो स्मॉल कैप होगी, या तो मिड कैप होगी। 20,000 करोड़ से अगर ज़्यादा वैल्यू होती है तो वो हमारी कंपनी आ जाती है लार्ज कैप में। ठीक है। अगर 5,000 करोड़ से लेकर के, अगर 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक के बीच में अगर होती है वैल्यू, तो वो हमारी आ जाती है किसमें, मिड कैप में। और अगर 5,000 करोड़ के नीचे अगर उसकी मार्केट कैप आती है तो वो हमारी स्मॉल कैप में आती है। तो बेसिकली मार्केट कैप जो है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की मार्केट में साइज़ कितनी है। जैसे कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये चीज़ पता लगाते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी साइज़ क्या है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। और अब लार्ज कैप होगी तो भाई उसकी शेयर भी महंगी ही होगी, या फिर मिड कैप है। उसके बाद हमने देखा मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी, जहाँ पे मैंने ये बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। लार्ज कैप होता है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट किस तरीके से ये कैटेगराइज होता है, मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में हमने पढ़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस ने डेप्थ से कितना फंड रेज किया है अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। क्योंकि डेट क्या होता है, हमारे इक्विटी से ज़्यादा रिस्कियर होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए हैं कि बेसिक फार्मूले को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। So thank you for your precious time, and please like, share and subscribe.